जय हिंद साथियों। मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम है उसकी डेट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 7 जुलाई को जारी कर दी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उत्तराखंड विशेष से संबंधित। इसमें हम आज उत्तराखंड का शासनिक एवं प्रशासनिक विवरण को ध्यान से समझेंगे। उत्तराखंड का शासनिक और प्रशासनिक विवरण क्या है। सबसे पहले हम उत्तराखंड का गठन कैसे हुआ उसको समझेंगे। फिर राज्य चिन्ह, राज्य, पशु, राज्य के वृक्ष इत्यादि पर चर्चा करेंगे। हम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जानकारी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले है लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के 13 जो उत्तर प्रदेश में 13 हिमालय जिले लगते थे उनको काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। वहीं 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया। जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर अलग गठन किया गया था, उत्तरांचल के नाम से तब जाना जाता था, लेकिन जब पूरा उत्तराखंड नाम रखा गया इसका वो 2007 में रखा गया। उत्तराखंड गठन के उपरांत ही 2001 में प्रदेश सरकार के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था हम उनके विवरण को समझेंगे। उनको ध्यान से समझते हुए हम आगे चलेंगे। सबसे पहले राज्य चिन्ह। सबसे पहले राज्य चिन्ह में क्या होता है? राज्य चिन्ह क्या होता है? राज्य चिन्ह एक शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह होता है, जिसमें जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है उसके अंदर उसके तहत शामिल किया गया है उत्तराखंड को। उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है, उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। वे एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। वहीं बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची है। उसके मध्य में अशोक की लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप मुंडकोपनिषद से बताएंगे कि भौगोलिक स्वरूप की झलक कैसे मिलती है। वो 3 पर्वत चोटियों से संबंधित है इत्यादि की जानकारी आपको इसमें बताई जा रही है। वहीं आगे बढ़ते हुए हम राजपुष्प के बारे में चर्चा करते हैं। राजपुष्प की जानकारी में हम कहते हैं कि मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में पर पाए जाने वाले पुष्प एक ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल के नाम से जाना जाता है। उसको ही उत्तराखंड राज्य ने राजकीय पुष्प घोषित किया है। जो राज पुष्प घोषित करने के बाद उसका जो नाम है वो एस्टेरी कुल का पौधा है। एस्टेरिस कुल का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब वेलेटा है। जो पूछ सकता है कि आपका उत्तराखंड का जो पुष्प है ब्रह्मकमल उसका वे किस कुल से है, तो एस्टेरिया कुल से है। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब वेलेटा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि अन्य नाम हैं, जिनके अन्य नाम हैं हम समझते हैं। अन्य नामों में सोसूरिया ग्रामीनी फोलिया एक नाम यह है, इसको फेन कमल भी कहते हैं। दूसरा है सोसूरिया लप्पा। तीसरा है सोसूरिया सीमेसेनिया। और आगे है कि सोसूरिया ग्रासो से आगे है जो भी पौधे के नाम हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जो आगे जो इसी नाम से जाना जाते हैं सोसूरिया ग्रासोफीफेरा जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली इनकी प्रमुख जातियां हैं। वहीं ब्रह्मकमल, फेन कमल तथा कस्तूरी कमल के जो पुष्प हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं। इन सभी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और राजपुष्प जो है ब्रह्मकमल है वो 4800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब विलेटा है। इत्यादि जानकारी आपके लिए एग्ज़ाम के फैक्चुअल बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फैक्ट की तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं कि उत्तराखंड के फूलों की घाटी केदारनाथ
शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायता में पाया जाता है। जो ब्रह्मकमल पुष्प है बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कोल पद्म कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि ब्रह्मकमल को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको कोल पद्म कहा जाता है। कोल पद्म कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, कोल पद्म कहा जाता है। उसी तरीके से इस पुष्प का उल्लेख वेदों में मिलता है। जो ब्रह्मकमल है उसका उल्लेख वेदों में मिलता है। महाभारत के पर्व में इसे सुगंधिक पुष्प कहा जाता है। सुगंधिक पुष्प कहा जाता है। वहीं पौराणिक मान्यता है कि जो पुष्प है ब्रह्मकमल, उसको केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कौन से पुष्प को? ब्रह्मकमल पुष्प को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वही ब्रह्मकमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से सितंबर तक 3 माह तक फूल खिलते हैं तथा बैगनी रंग का इसका जो पुष्प होता है, बैगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों नहीं होती हैं, बल्कि ये पत्तों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छे के रूप में खिलता है। वहीं जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। वहाँ उस फूल की जो सुगंध है दूर दूर तक फैल जाती है। उसी तरीके से हम आगे समझेंगे राज्य पक्षी। राज के जो पक्षी है, राज्य का जो पक्षी है वह कैसा है, क्या है? हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध एक पक्षी है, उसका नाम है मोनाल। उसका नाम है मोनाल। घोषित किया गया राज पक्षी के रूप में। ये पक्षी लगभग संपूर्ण में प्राय एक हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। मोनाल है तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। वहीं मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी एक ही है, जो कि मोनाल के नाम से ही जाना जाता है। वही मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस ये एक ध्यान देने योग्य पॉइंट है कि आपका राज्य जो पक्षी है मोनाल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये आपको फैक्ट है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरस एंस आदि इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां हैं। जो कि मोनाल है उसकी ये 4 अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल तथा मोनाल के नाम से जाना जाता है। जो पक्षी है उत्तराखंड राज्य का जो मोनाल नाम का है, उसको नेपाल, कश्मीर या असम में वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको मन्याल या मोनाल के नाम से भी जाना जाता है। अन्य क्षेत्र में इसको इस नाम से जाना जाता है। वहीं इसका जो नीले व काले हरे रंग जो इत्यादि एक मिक्स, जिसे हमारा कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा एक इंद्रधनुषी कलर की तरह ये पक्षी होता है। इसमें ज़्यादातर नीले, काले, हरे रंग का मिश्रण होता है। वहीं इसकी पूँछ हरी होती है। इसकी पूँछ जो हरी होती है वो मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगील कलगी होती है। रंगील कलगी होती है। ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। जो मोनाल पक्षी है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देता है। वही वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू इत्यादि, यानी जो मोनाल है उसका प्रिय भोजन है कीड़े मकोड़े या वनस्पति। उस वनस्पतियों में आलू भी जो प्रिय भोजन है। इसमें आलू जो विशेष प्रिय है, मोनाल को जो आलू है वो विशेष प्रिय पौधा है। मतलब पक्षी जो है मोनाल, उसको आलू बहुत ज़्यादा प्रिय है, विशेष रूप से बताया गया है। आलू की फसल को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं अब हम आगे देखते हैं कि क्या है कि मोनाल पक्षी के बारे में हमने समझा, ब्रह्मकमल पुष्प के बारे में हमने समझा। अब पशु के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के वन आच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को
राज्य पशु घोषित किया गया है। कस्तूरी मृग का नाम सभी ने सुना है, वो उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया गया है। वहीं कस्तूरी मृग है, उसके अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहा है कस्तूरी मृग। इस प्रजाति के मृग राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर 2000 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसी को हम आगे समझते हैं कि क्या कहता है पक्षी। पक्षी के बारे में हमने समझा है। उत्तराखंड राज्य पशु के बारे में समझते हैं हम, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने वन आच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज पशु घोषित किया है। कस्तूरी मृग का नाम सभी ने सुना है। कस्तूरी मृग को राज पशु के रूप में घोषित किया है, जिसका अवैध शिकार, जो कि चर्चा रहती है, अवैध शिकार, बहुत ज़्यादा अवैध शिकार की मतलब चर्चा रहती है कि अवैध शिकार होता है कस्तूरी मृग का। कस्तूरी मृग का अवैध शिकार को लेकर ये IUCN की जो लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अब चर्चा करते हैं राज्य पशु की। राज्य पशु जो कि उत्तराखंड सरकार ने वन आच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। राज्य पशु किसको घोषित किया है? कस्तूरी मृग को, जिसके अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग, जो कि केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं राज्य पशु की। राज्य पशु जो कि उत्तराखंड सरकार ने वन आच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज पशु घोषित किया है। कस्तूरी मृग को राज पशु घोषित किया है, जिसका अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग, जो कि केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कस्तूरी मृग जो कस्तूरी है, कस्तूरी वाले मृग एक अलग अलग अंतर है दोनों में। कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कस्तूरी मृग और किस किस राज्य का या कहीं पाए जाते हैं, क्वेश्चन में आता है तो आप कह सकते हैं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। वहीं इस मृग का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना ये है कि इस मृग का वैज्ञानिक नाम मास्काइसोगॉस्टर है। मास्काइसोगॉस्टर है। आपको फिर से याद रखना है कि इस मृग यानी कस्तूरी मृग का नाम मास्काइसोगॉस्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न में बन सकता है कि कस्तूरी मृग को और किस नाम से जाना जा सकता है? इसको मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसका रंग कैसा होता है? मतलब कस्तूरी मृग है, उसका रंग कैसा होता है? कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है। कस्तूरी जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इनके एक पैर में 4 खुर होते हैं। प्रजातियों के रूप में मतलब उसके जो कस्तूरी मृग है उसकी विशेषता के रूप में आपसे पूछ सकते हैं कि कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है या उस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं, इसके पैर में कितने खुर होते हैं। क्वेश्चन बनता है क्योंकि यूपीएससी में 2019 या 21 वाले एग्ज़ाम में एक हाथी के बारे में आया था इस टाइप से क्वेश्चन। वहीं नर मृग, अब डिफरेंस क्या है? नर मृग की जो पूँछ होती है वो छोटी होती है। वहीं
बाल रहित होता है, मतलब बाल ज़्यादा नहीं होते। जो नर मृग है, कस्तूरी मृग है, उसमें बाल ज़्यादा नहीं होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम होता है। वही इनकी ग्रहणा और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है, मतलब जो नर मृग है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा क्षमता होती है। वहीं अब आगे बढ़ते कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए इसमें सींग की बजाय 2 बड़े दांत पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग है, उसमें सींग नहीं होते हैं, उसमें 2 बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। अब इनकी आयु के बारे में बात करें तो कस्तूरी मृग है, उनकी औसत आयु कितनी होती है? उनकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है एक विशेषता के रूप में। वहीं मादा मृग की जो गर्भधारण क्षमता है, आप समझिए कि मादा मृग की जो गर्भधारण क्षमता है, क्योंकि पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया ना यूपीएससी एग्ज़ाम में जो हमारा क्वेश्चन बना था, उसमें इसी टाइप का आया था क्वेश्चन कि कस्तूरी मृग किस टाइप से बना था। उसी को लेकर हम आगे चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषताओं पर ध्यान। वहीं मादा मृग जो है, इसकी गर्भधारण अवधि जो है 6 माह होती है वो, और एक बार में प्राय एक ही मृग का जन्म होता है। 6 माह में जब गर्भ धारण करती है, 6 माह के लिए ही करती है मादा मृग, उसका एक बार में एक ही मृग का जन्म होता है। वहीं कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। जो कस्तूरी जो उसकी विशेषता है वो केवल नर मृग में ही पाया जाता है, नर मृग में ही पाया जाता है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जनांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्त्रवित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्रित होता है। आप समझिए जो कस्तूरी, हम कस्तूरी मृग, कस्तूरी जो हमारी एक तरीके से एक रसायन होता है जटिल प्रकृति का, जटिल प्रकृति का रसायन होता है, जिसमें कि उसकी मतलब कस्तूरी क्या है, कस्तूरी को आप समझिए, पहले कस्तूरी मृग नाम ले रहे हैं हम। कस्तूरी एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण औषधियों के लिए किया जाता है। औषधि के लिए कस्तूरी का निर्माण होता है ना, तभी इसका अवैध शिकार होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको रिलेट कीजिए कि कस्तूरी क्या, कस्तूरी मृग, मृग अलग है, कस्तूरी उसकी विशेषता के रूप में उसके साथ जोड़ा जाता है। वहीं हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कस्तूरी है, कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जनांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्त्रवित होने वाला द्रव एक थैली में एकत्रित हो जाता है। वहीं इसी गांठ का ऑपरेशन एक गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी से प्राप्त किया जाता है। एक मृग में एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त होती है। कस्तूरी आपने सुना है बेशक, क्योंकि ये औषधियों के लिए यूज़ की जाती है कस्तूरी। इससे तीन वर्षों के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जाती है। जो एक मृग है उससे 3 वर्ष के अंतराल पर जो कस्तूरी है प्राप्त की जाती है। वहीं अब कस्तूरी एक जटिल प्रकृति का रसायन है, मैंने आपको बताया है जटिल प्रकृति का रसायन किस लिए होता है, मतलब इसका क्या विशेषता है। जिसमें एक कस्तूरी है उसमें एक अद्वितीय गुण होता है। अद्वितीय गुण क्या होता है, उसमें सुगंध ऐसी होती है, सुगंधित बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी इत्यादि रोगों के औषधियों के रूप में इसका निर्माण किया जाता है कस्तूरी का। क्योंकि कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है जो कस्तूरी मृग के से ही प्राप्त होता है और बहुत ज़्यादा 3 वर्षों के अंतराल पर मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कस्तूरी मृग है उनको अवैध शिकार किया जाता है, उनका अवैध शिकार किया जाता है। वहीं कस्तूरी मृग एक कस्तूरी की जो मांग होती है एवं मूल्य अधिक होने के कारण इसके अवैध शिकार अधिक होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, अवैध शिकार इसी कारण होता है जिससे इसकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं यद्यपि सरकार द्वारा इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही कुछ इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। 1972 से ही प्रयास किए जा रहे हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। पहला है कि 1972 में उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जब हमारा गठन नहीं हुआ था उत्तराखंड राज्य का, तब की बात बता रहे हैं कि 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई थी। मतलब पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम कस्तूरी मृग या बिहार की स्थापना की गई थी 1972 में। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इसमें
1977 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अब पूछ सकते हैं कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग की स्थापना कब की गई थी, जो कि 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी। ये संख्या जो वर्ष है, वर्ष को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। वही 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई थी। अब पूछ सकते हैं अस्कोट अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। कहाँ की गई थी? पिथौरागढ़ में। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वहीं 1982 में क्या हुआ था? 1982 में चमोली जिला है कि काचूला खर्क, चमोली जिले में एक काचूला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। वही कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके आगे ही राज्य की वन्य जीव गणना, जो कि कस्तूरी मृग से संबंधित जो गणना हुई थी, वो 2008 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 279 थी, जो 2005 से घटकर 276 हो गई थी। ये आपकी गणना बताई गई है कस्तूरी मृग की किस तरीके से हुई थी। मैंने अभी सब आपको ये डिटेल मैंने कस्तूरी मृग के बारे में आपको सभी बताया है कि कैसे कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष में क्या है? बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखार देने वाले वृक्ष बुरोस को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। आपको समझना है कि बुरोस क्या है। बुरोस जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। जैसे कि हर प्रत्येक राज्य के अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन सभी का अलग अलग सिंबल होता है, वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाया जाता है। उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है उसका नाम है बुरोस। आपको ये याद रखना है, कि बुरोस उसका राज्य वृक्ष है। वहीं आगे बढ़ते हुए जो इसकी जो ऊंचाई है, कहाँ मिलता है? ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरोस के फूल का रंग चटक लाल होता है। बुरोस के जो फूल होते हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है चटक लाल। आपको समझना होगा कि विशेषताओं के रूप में पूछ सकते हैं कि बुरोस का रंग कैसा होता है। बुरोस का रंग होता है चटक लाल। इससे ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। जैसे जैसे ऊंचाई मिलती जाएगी, बुरोस का रंग गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। लेकिन जो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई है, उसमें एक चटक लाल रंग का जो वृक्ष होता है उस तरीके से बनता है। वहीं बुरोस का जो बुरोस का जो फूल है वो मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ खिलना शुरू होता है। कब खिलता है? किस मौसम में? मकर संक्रांति के बाद गर्मी जो होती है उसके साथ खिलना शुरू होता है। वहीं बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। कब खिलता है? आपको मौसम की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस मौसम में जो बुरोस का वृक्ष है वो अपना पनपता है, कह सकते हैं, पूरी तरीके से हरा भरा होता है। उसके बाद गर्मी के बढ़ जाने के कारण इसके जो फूल सूखकर गिरने लगते हैं। जो बुरोस का जो वृक्ष है वो कब एक तरीके से खिलता है? पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना कि पेड़ खिल गया, पूरा हरा भरा हो चुका है, तो एक तरीके से खिलना बोलते हैं उसको, कि हम फूल को भी खिलना बोलते हैं। लेकिन एक पेड़ जब हरा भरा होता है, पूरी तरीके से समृद्ध बन जाता है, वो भी एक क्रांति के रूप में खिला हुआ होता है। उसी तरीके से गर्मी बढ़ने के कारण इसके फूल सूखकर भी गिरने लगते हैं। ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो इसके फूल सूखकर गिरने लगते हैं। वहीं आगे इसकी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि बुरोस का वृक्ष तो है, बुरोस का वृक्ष अपना एक विशेषताओं के साथ आता है। वहीं इसकी औषधीय गुणों से युक्त बुरोस के फूलों का जो जूस है वो हृदय के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जो अब बुरोस का वृक्ष है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी, किसी न किसी औषधि के रूप में उसको प्राप्त किया जाएगा। वहीं इसके फूलों से भी रंग बनाया जाता है। बुरोस का जो वृक्ष है उत्तराखंड का, उसके फूलों से भी रंग बनाया जाता है। वहीं बुरोस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट की होती है तथा इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, जिसका ज़्यादातर उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके मोटे पत्ते होते हैं जिससे खाद बनाया जाता है।
वहीं बुरोस के अवैध काटन के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। आप पूछ सकते हैं उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है बुरोस, उसको कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? उसको 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। लेकिन इसके बाद भी बुरोस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पाया है। बुरोस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पाया है। इसी तरीके से हमने अभी वृक्ष को समझा और फूलों की जानकारी ली है, पशु के बारे में जानकारी ली है हमने, इत्यादि पर चर्चा करते हुए हमने सभी को समझा।